आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। ये घटना चक्र विश्व का भूगोल का 35वां लेक्चर है। इसमें हम सभी लोग देखेंगे मृदा। मृदा से रिलेटेड हम लोग फैक्ट्स देख करके फिर PYQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले जो NCERT सार संग्रह है उसमें भी हमने मृदा चैप्टर को पढ़ा, लेकिन वो जो है वन लाइनर है और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये घटना चक्र का एक टॉपिक था तो हम सोच रहे थे कवर हो रहा है विश्व के भूगोल, बस 2-3 लेक्चर और आने हैं, तो इसमें मृदा छूट रहा था। तो हमने सोचा कि इसके फैक्ट्स और PYQ क्वेश्चन जो अब तक बने हैं उनको हम लोग कवर कर लें। तो वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जो मित्र आपके तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करके आप जो है साझा कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, कह रहा है चट्टानों के विघटन, यानी जब चट्टान का विघटन होता है, बिखराव होता है, तथा वियोजन, वियोजन मतलब अपक्षय। जब चट्टानों का विघटन होता है या अपक्षय होता है तो अपक्षय से उत्पन्न ढीले एवं असंगठित जो भू पदार्थ हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतुओं के जीवाश्मों, जल गैस के मिश्रण को मृदा कहा जाता है। मृदा के निर्माण में आधारी चट्टानें और जलवायु एवं जैविक पदार्थों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मिट्टी का जो रंग है वो संरचना तथा उसमें उपस्थित खनिज उसके आधारी चट्टान पर निर्भर करते हैं। केंचुए जो है ये मिट्टी के निर्माण एवं उसकी उत्पादकता में वृद्धि में विशेष योगदान देते हैं। इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर किसे कहा जाता है, तो केंचुए को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केंचुए को। ये मिट्टी में छिद्रों का निर्माण करते हैं और इनसे होकर जल एवं ऑक्सीजन अंदर तक पहुंचती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। केंचुओं का जो मल है वो मिट्टी की उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर नर्म बना देते हैं। साथ ही साथ ये अपघटक का कार्य भी करते हैं। मिट्टी में जंतुओं के यूरिया उत्सर्जन, साथ ही साथ जीवों एवं वनस्पतियों की मृत्यु के बाद अपघटकों द्वारा इनका अपघटन किया जाता है। इस प्रकार पेड़ पौधों एवं इनसे जो पोषण होता है वो प्राप्त करते हैं तथा इस तरह नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया चलती रहती है तथा मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति होती रहती है। मृदा परिच्छेदिका में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का लंबवत जो है गतियों द्वारा हस्तांतरण होता है। इन गतियों में अगर देखा जाए, जो पहला है अपवहन, इसे अपक्षालन भी कहा जाता है। इस क्रिया में ऊपरी संस्तर से पदार्थों के नीचे ओर गमन होता है। दूसरा है विनिक्षेपण। तीसरा है केशिका क्रिया। आदि महत्वपूर्ण है। जिस मिट्टी का रंध्र जितना छोटा होगा उसमें कोशिका क्रिया उतनी ही प्रभावशाली होगी तथा जिस मिट्टी का रंध्र जितना बड़ा होगा उसमें जो केशिका क्रिया है उतनी ही कम प्रभावशाली होगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं मिट्टी से रिलेटेड। आगे कह रहा है कि केशिका क्रिया जो होती है वह चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। 4 मिट्टियों में केशिका क्रिया की प्रभावशीलता इस प्रकार है। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना हुआ है, एक बार पूछा गया आरओ में। कह रहा है चिकनी, सबसे ज्यादा चिकनी, फिर उसके बाद दोमट, फिर बलुई दोमट और लास्ट में बलुई मिट्टी। पाटजाल मिट्टी के बारे में भी पूछा गया है। मिट्टी ये वनाच्छादित प्रदेशों की हल्के रंग वाली मिट्टियां हैं। यह मुख्यतः शीत समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती हैं। चरनोजम मिट्टियां वन घास क्षेत्रों एवं आवर्तन क्षेत्र की मिट्टियां हैं। यह मुख्यतः समशीतोष्ण शीत स्टेपी जलवायु में पाई जाती हैं। इनका विस्तार आर्द्र घास प्रदेशों में भी मिलता है। अगली जो मिट्टी है वो है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टियां उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में विकसित होती हैं। इस मिट्टी के ऊपरी भाग में लोहे के ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम लवण पाए जाते हैं।
चेस्टनट मिट्टी जो है ये शुष्क भागों में पाई जाती है। यह गहरे भूरे रंग की मिट्टी है। इसमें ह्यूमस की मात्रा जो है वो चरनोजम की अपेक्षा कम होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो ह्यूमस की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा चरनोजम में पाई जाती है। और शीरोजम मिट्टी ये मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थलीय में पाई जाने वाली एक क्षारीय मिट्टी है। और टेरारोसा मिट्टी ये एक प्रकार की लाल चिकनी मिट्टी होती है। साथ ही साथ जिसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। प्रेरी मिट्टी ये शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में लंबी घास भूमियों की ये मिट्टी चरनोजम और धूसर बादामी पॉटजाल के मिश्रित गुणों वाली मिट्टी है। अगला है मृदा संरक्षण। मृदा को संरक्षित कैसे किया जाए। मृदा संरक्षण का अर्थ केवल मृदा अपरदन को नियंत्रित करना ही नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है। सामान्य अर्थों में भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मृदा के उपजाऊ तत्व अपरदित होकर अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। साथ ही साथ भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में किया जाता है। वर्षा के दौरान ये पानी के बहाव को धीमा करके मृदा अपरदन को रोकता है। इसके तहत पहाड़ी ढलानों पर मेड़बंदी करके खेती की जाती है, जिससे बारिश का पानी तेजी से नीचे जाता है और मृदा का कटाव कम होता है। वर्ष भर मूसलाधार वर्षा से विश्व के उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश मृदा विच्छालन की जो समस्या है से जूझ रहे हैं। अगला है हेलोफाइट्स जो क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करने वाली जो वनस्पतियां हैं होती हैं, जबकि ठंडे क्षेत्रों की जो मृदा में उगने वाली वनस्पतियों को क्रायोफाइट यानी कठोर चट्टानों में उगने वाली वनस्पति लिथोफाइट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों के मृदा में ज़ेरोफाइट तथा जल प्लावित क्षेत्रों में हाइड्रोफाइट वनस्पतियां अच्छी वृद्धि करती हैं। तो ये रहा इनसे वृद्धि से रिलेटेड। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके आर में क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। कह रहा विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जो जल धारण क्षमता है का घटता हुआ क्रम आपको बताना है। यानी सबसे ज़्यादा जल धारण करने वाला कौन सी मिट्टी है, उसके बाद कौन सी मिट्टी, उसके बाद कौन सी मिट्टी है। तो सबसे ज़्यादा जो जल धारण करती है वो है आपकी मृत्तिका, उसके बाद गाद, उसके बाद बालू। तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा। कह रहा विकल्प में दी गई मिट्टियों की जो जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम इस प्रकार है। मृत्तिका, क्ले, फिर गाद, सिल्ट और उसके बाद बालू, सैंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर कह रहा है कि किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मिट्टी का नाम आपको बताना है और वो मिट्टी का नाम है चिकनी मिट्टी। अर्थात चिकनी मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो सेकंड नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प हुआ। केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में ये न्यूनतम अर्थात सबसे कम होती है। तो सेकंड नंबर का राइट ऑप्शन ये विकल्प है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम है जिसमें यानी बंध मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती नहीं, मृदा वतित होती है, ये भी गलत है। मृदा अपरदन होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण यानी मृदा को आपको बचाना है, तो मृदा को संरक्षित करना है। किस तरीके से संरक्षित करना है कि मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, अर्थात मृदा संरक्षण को सुरक्षित किया जाना। तो राइट ऑप्शन 3 नंबर का डी विकल्प है। बृहद अर्थ में अगर देखा जाए मृदा संरक्षण का अर्थ केवल अपरदन को नियंत्रित करना ही नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है। सामान्य अर्थ में भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। तो इसी हिसाब से राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें
यानी टेरा रोसा का जो प्रारूपिक विकास है किस क्षेत्र में होता है, तो ये चूना पत्थर उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। तो जहाँ चूना पत्थर होगा वहाँ टेरा रोसा का विकास होगा। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का ए विकल्प है। टेरा रोसा एक प्रकार की लाल चिकनी मृदा है जिसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। देखिए बीपीएससी 94 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा विच्छालन बड़ी समस्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मृदा विच्छालन बड़ी समस्या है किस चीज की? ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में जो मृदा विच्छालन है, ये सबसे बड़ी समस्या आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में सबसे ज्यादा है। यानी राइट ऑप्शन 5 नंबर का ए विकल्प होगा। क्यों? क्योंकि वर्ष भर मूसलाधार वर्षा से विश्व के उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है, वन प्रदेश, ये मृदा विच्छालन की समस्या से जूझ रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं। तो हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि कहाँ करते हैं? अम्लीय मृदा में, या ठंडी मृदा में, या कैल्शियम युक्त मृदा में, या क्षारीय मृदा में? तो हेलोफाइट जो अच्छी वृद्धि करते हैं ये क्षारीय मिट्टी में करते हैं। यानी राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है। हेलोफाइट क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करने वाली एक वनस्पति है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं? पहला है जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, तो ये तो बढ़ाते हैं। दूसरा, मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना, ये जो है नाइट्रोजन को नहीं बढ़ाता है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाते हैं। तीसरा है वनस्पति की मृत्यु, यानी वनस्पतियां जो होती हैं उनको सड़ाना गलाना, इससे भी नाइट्रोजन का निर्माण होता है। तो पहला वाला आपका सही है और तीसरा सही है, अर्थात राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प सही होगा कि 7 नंबर का सी सही है, केवल फर्स्ट और थर्ड सही है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि जंतुओं के यूरिया उत्सर्जन साथ ही साथ जीवों एवं वनस्पतियों की मृत्यु के बाद अपघटकों द्वारा इनका अपघटन किया जाता है। इस प्रकार पेड़ पौधों इनसे पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। इस तरह नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया चलती रहती है। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति होती रहती है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये कथन और कारण पर आधारित है। तो कथन और कारण पर आधारित है, इसमें हम लोग देखते हैं कि कथन ए है, कह रहा मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। तो ये तो जो मिट्टी की प्रजातियां हैं उसमें जो मृत्तिका मिट्टी है वो सबसे ज्यादा जल धारण करती है। अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा, तो ये तो सही है। और कारण कह रहा है कि मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते, ये गलत है। रंध्राकाश बड़े आकार के नहीं पाए जाते हैं, अर्थात ये जो मृत्तिका होती है वो छोटे छोटे कण होते हैं। तो कथन सही है और कारण आपका गलत है। तो कथन सही, कारण गलत, अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। ये सत्य है किंतु आर असत्य है। 8 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। कह रहा है कि मृत्तिका मिट्टी के कणों का जो व्यास होता है छोटा होने के कारण इसमें जल धारण करने क्षमता अधिक पाई जाती है, अतः कथन ये सही है। मृत्तिका के कणों का आकार छोटा होने के कारण उसमें रंध्राकाश छोटे आकार के पाए जाते हैं, अतः कारण गलत है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भू संरक्षण, भूमि की सुरक्षा या मृदा की सुरक्षा या संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरुद उपान, और भी है कि नदी प्रवाह के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाले निम्न समताप मैदान, या सी है अपतृण के बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुल्म भूमि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है, उपयुक्त में से कोई नहीं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका फैक्ट्स दिया हुआ, कह रहा है कि भू संरक्षण की पर रेखा बंधन विधि का प्रयोग पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में किया जाता है। वर्षा के दौरान ये पानी के बहाव को धीमा करके मृदा अपरदन को रोकता है, जिसके तहत पहाड़ी ढलानों पर मेड़बंदी करके खेती की जाती है, जिससे बारिश का पानी तेजी से नीचे जाता है और मृदा का कटाव कम हो जाता है। और अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। इसमें जो मैचिंग है वो आपको देखना है। इसमें कह रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड,
सूची फर्स्ट में मिट्टियां दी हुई हैं, सूची सेकंड में जलवायु प्रदेश दिए हुए हैं। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में कह रहा है पौडजाल मिट्टी, तो ए में जो पौडजाल मिट्टी है, ये पौडजाल मिट्टी इधर आपको जलवायु प्रदेश से मिलाना है। तो पौडजाल मिट्टी जो है ये आपके शीत समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती है, अर्थात ए का हो जाएगा। तो दूसरा है चर्निजम मिट्टी। जो चर्निजम मिट्टी है ये आपका किस जलवायु प्रदेश की मिट्टी है, तो ये समशीतोष्ण स्टेपी प्रदेश की मिट्टी है, अर्थात इसका हो जाएगा ए। और आपका बता स्पॉट जॉल, तो स्पॉट जॉल मिट्टी है, इसका जो है आपका सी का हो जाएगा आर्द्र शीत समशीतोष्ण। और डी बचा लेटराइट मिट्टी, ये उष्ण एवं आर्द्र शुष्क। तो इस हिसाब से 2 1 4 3 अर्थात राइट ऑप्शन आपका जो है ये होगा आपका ए विकल्प 2 3 1 4, अर्थात ये इसमें सही है। देख लेते हैं, कह रहा है कि सूची फर्स्ट में पौडजाल जो मिट्टी है ये शीत समशीतोष्ण, चरनोजम मिट्टी ये समशीतोष्ण शीत स्टेपी, और स्पॉटजॉल्स मिट्टी आर्द्र शीत समशीतोष्ण, लेटराइट जो मिट्टी है ये उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अब कथन दावा ये है कि केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं, ये एकदम गलत है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने फैक्ट्स में पढ़ा कि केचुए मिट्टी को भुरभुरे करते हैं और उसमें जो है उसको उपजाऊ बनाने का काम करते हैं, तो ये गलत है फर्स्ट वाला। और तर्क जो कारण है, कह रहा केचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बना देते, एकदम राइट है, सही है। तो ए गलत है और आर सही है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही होगा। ए सही, ए गलत है और आर सही है। 11 का डी हो गया। और आगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ये आपके कोड पे आधारित है और 12 नंबर में कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबंध रूप से कम करता है। और दूसरा है गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। और तीसरा कह रहा है कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लौड़ी भवन में योगदान कर सकती है। अब इससे रिलेटेड जो है आपका कह रहा है उपयुक्त कथन में कौन से सही है, तो इसमें जो सही है वह केवल तीसरा सही है कि कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लौड़ी भवन में योगदान कर सकती है। अर्थात आपका कृषि मृदाओं के संदर्भ में ये कथन विचार करना था, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, केवल और केवल तीसरा सही है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है, मिट्टी से कौन संबंधित है ये आपको बताना है। तो एडेफिक जो है ये मिट्टी से संबंधित है, राइट ऑप्शन आपका ये विकल्प हुआ। मृदा की संरचना एवं उसके घटकों को एडेफिक कहा जाता है, यानी मृदा की जो संरचना है या उसके जो घटक है उसे एडेफिक कहा जाता है। यह ग्रीक शब्द इडाफोस से बना है, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि एडेफिक शब्द ग्रीक शब्द के किस शब्द से बना हुआ है, तो इडाफोस से बना हुआ है। तो 13 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा, एडेफिक। और ये 13 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने इनको कवर किया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि ये मृदा जो है इससे पहले ये 35 लेक्चर हैं, ये 35वां लेक्चर मृदा है। इससे पहले 34 लेक्चर आपके घटना चक्र विश्व के भूगोल के आए हैं, तो वो आपका जो प्लेलिस्ट बनी हुई है सामान्य घटना चक्र भूगोल के अंतर्गत है, जिसमें भारत का भूगोल भी है। तो भारत के भूगोल की भी वीडियो आपको उसी में मिलेंगी और विश्व के भूगोल की भी वीडियो उसी में मिलेंगी, सामान्य घटना चक्र जो प्लेलिस्ट है। तो जो विश्व के भूगोल की ये 35वां लेक्चर है और उसमें आप देखेंगे भारत का भूगोल से रिलेटेड भी जो है। इसे पहले आपका एनसीईआरटी सार संग्रह 1 लाइनर जो है पूरा का पूरा कवर हो गया, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे आपका हिस्ट्री में फिजिक्स हिस्ट्री आपके तीनों हैं, यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक।
और साथ ही साथ साइंस में भी आपका वन लाइनर कंप्लीट है। साइंस में आप चाहे फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए या बायो ले लीजिए, उसके साथ साथ संविधान भी वन लाइनर पूरा XYZ जो है, पूरी बुक जो है चैप्टर वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज लेक्चर, अलग अलग प्लेलिस्ट, छोटे छोटे वीडियो हैं बनी हुई है। तो चाहे तो आप वन लाइनर वहाँ देख लें। वन लाइनर देखिए, मृदा का भी हमने उसमें NCERT सार संग्रह का वन लाइनर दिया था, क्योंकि उसमें वन लाइनर था और यहाँ आप ऑब्जेक्टिव करेंगे। वन लाइनर पढ़ करके यदि ऑब्जेक्टिव करते हैं तो ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस के साथ आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद विश्व के भूगोल में ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, 2-3 टॉपिक। एक तो प्रजाति और जनजाति से रिलेटेड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक आर्थिक भूगोल, विश्व का भूगोल में आर्थिक भूगोल देखना है, और उसके बाद बस 2 वीडियो और आएंगे और हमारा विश्व का भूगोल खत्म हो जाएगा। तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।